हेलो बच्चों, उम्मीद आप फिट फाट होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको फिजिक्स में ज़बरदस्त मदद कर रहा हूं। यहां पर फुल सिलेबस में कवर कर रहा हूं, जिससे एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिससे आप इसका बहुत ट्रेमेंडस फायदा उठा सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको आगाह कर दूं, ध्यान दिलवा दूं, सावधानी बरतने के लिए बोल दूं कि आप बायो बहुत पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना चाहिए भी, लेकिन अगर केवल बायो पढ़ते रहेंगे तो बायो में 180 में 360 में 360 ही ला सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं मिलेंगे ना आपको। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए 650 नंबर का टारगेट बना के चले हैं तो 360 के बाद भी मोटे तौर पर 200 नंबर की और आवश्यकता है। तो 300 नंबर की और आवश्यकता है, तो 300 नंबर आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से ही मिलेंगे। केमिस्ट्री पे भी ध्यान दीजिए और फिजिक्स पे भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपके 50 नंबर आए केवल, तो कोई भी जोड़ तोड़ कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे आप 650 पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फिजिक्स में कई बच्चे जी चुराते हैं, या तो उनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, डर के मारे पढ़ नहीं पाते, या टीचर ने कॉम्प्लेक्स कर रखा है। कोई भी वजह हो सकती है। इन वजहों के तहत नुकसान आपका हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि फिजिक्स में इंटरेस्टिंग मैनर में, आसान भाषा में आपको पढ़ाऊं, जिससे आपका मन लगे, आपकी समझ में आए, और फिजिक्स में भी 150 प्लस स्कोर करें आप। कम क्यों स्कोर करें भाई, और आराम से 650 नंबर पाएं, अपना सिलेक्शन करें, डॉक्टर बनने का सपना आप पूरा करें। तो इसी वजह से ये सीरीज है, और आगे भी जो नई सीरीज आएगी उसमें मैं खास तौर पे चीजों को आसान करके सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। खैर, बात को शुरू करेंगे उससे पहले एक अपील आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। मेरा एक अरविंद एकेडमी के नाम से चैनल है जो क्लास 11th 12th की फिजिक्स पे फोकस करता है, और ये स्पेशल एक मैंने अलग से बनाया हुआ है आपके लिए, अरविंद एकेडमी नीट के नाम से, जो आपके लिए ही वीडियो यहां पढ़ रहे हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका फायदा लीजिए। खैर, बातों को स्टार्ट करते हैं। छठा चैप्टर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट वाले बच्चों के लिए, ना ये मैं क्लास 12th बोर्ड वालों के लिए ये वीडियो है, ना ये जेई के लिए ये वीडियो है, ये केवल नीट के लिए है। ये ध्यान रखा है मैंने, इसलिए आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। खैर, मैं बात कर रहा हूं आज पार्ट 1 में, जिसमें फैराडे लॉ, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बातचीत हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, मैं क्लास 11th की पूरी फिजिक्स आपके लिए फिनिश कर चुका हूं नीट के लिए, और ये मैंने क्या किया है कि ऑल वीडियो लाइब्रेरी, यानी एक ही जगह सारे वीडियो के लिंक इकट्ठा कर दिए हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर क्लास 11th नीट के लिए क्लास 11th, नीट के लिए क्लास 12th, ऐसे टैब हैं। पहले टैब को क्लिक करेंगे तो यह चैप्टर का नाम और ये वीडियोस दिख रहे हैं। जिस भी वीडियो को आपको देखना चाहते हैं उस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। तो आपको ये मालूम रहेगा कि क्या क्या मेरे लिए बन चुका है, अरविंद सर क्या क्या बना चुके हैं, और अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार आप उस वीडियो को देखकर अपना काम बना सकते हैं। और ये वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अरविंद एकेडमी का जो होम पेज होता है, अरविंद एकेडमी नीट के लिए जो होम पेज है, उस होम पेज पे जाएं, ये लिंक आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करें। 2-3 ऐसे ही लिंक खुलेंगे, पहले वाले को क्लिक करते ही आप इस वाली बुकलेट पर, इस वाले लाइब्रेरी पर चले जाएंगे और वहां क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूंगा, जिससे आपको कहीं और भटकना ना पड़े। भाई, कल दूसरे दिन आ रहे हैं तो यहां से चले जाएं, उसी दिन देखना है तो क्लिक करके चले जाएं, जिससे ढूंढना ना पड़े। तो ये होम पेज से और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा आपको मिलेगा। फायदा क्या है, जैसा आप जा रहे, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, जो वीडियो चाहे झट से आप देख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, इजी एक्सेस है, और जो भी लेटेस्ट सीरीज मिलेगी उसके लिए अपडेशन रहेगा आपको कि हाँ भाई ये नई नई चीजें सर ला रहे हैं, जो नीट के लिए काफी जरूरी है। और कई बच्चों का रहता, सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका मुझे पीडीएफ भी मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है।
आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसको भी डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और स्टोर डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां कुछ कोर्सेज हैं जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो उन कोर्सेज को लेकर अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे लेवल पर आप पहुंचा सकते हैं। खैर, बातों को आगे बढ़ाते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, वीडियो कर लेते हैं शुरू। एकदम आसान भाषा का जिक्र करूंगा मैं आपको। देखिए, लिखी कहानी बहुत है, लेकिन मेरी कहानी सुनते रहिएगा आप, इसका निचोड़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? तो इसको जगह है किनारे क्या, चलिए मैं इधर ही पकड़ लेता हूं। आपने देखा था कि पहले जमाने में, काफी साल 200-400 साल पहले, होता क्या था कि यह माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, फिर 1820 का वक्त आया जब अस्टर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने दिखाया कि जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फेमस एक्सपेरिमेंट है, यानी इसकी करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने कंपास नीडल रखी, करंट फ्लो कराया, बंद कराया, देखा घूम घाम रही है, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो कि सही रहा, कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज था, क्योंकि इससे पहले ही समझा जाता था ये दोनों दूसरे ग्रह के निवासी हैं, इनमें कोई रिश्ता नहीं है। और अभी क्या देखा कि असल में ये रिश्तेदार निकले कि नहीं, एक की कहानी दूसरे पे इंपैक्ट डाल रही है। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं हुई, इतनी बात हो गई कि भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब फैराडे साहब पिक्चर में आते हैं, करीबन इसके 10 साल बाद मोटे तौर पर। ये जहां तक मेरे ख्याल से, मुझे याद ठीक से नहीं है, शायद 1820 का एक्सपेरिमेंट है, अस्टर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट आप कहते हैं इसको। 1820 या 1821 का है, मैं 21 भी लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि माइकल फैराडे आए, बहुत बड़े वैज्ञानिक। फैराडे साहब ने 1831 में, इसके लगभग 10 साल बाद, यह भी स्टैब्लिश कर दिया कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं। ये तो कहानी ये स्टैब्लिश की थी इसने, और इन्होंने कहा कि भाई हम लोग B से I भी बना सकते हैं, कुछ कंडीशंस अगर बना दें तो। ये कोई सर्किट है, उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने लगे डिफरेंट तरीके से, उनके कॉन्फ़िगरेशन, ओरिएंटेशन या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से, तो हम B से I बना सकते हैं। तो ये जो B से I बनाने का प्रोसेस है ना, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस B से I बनने के प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लिखा बहुत बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन मुद्दा यही है, समझ में आई बात ना। ये कहानी थी इनकी और ये कहानी है इनकी, तो ये बढ़िया हो गया भाई, A से B बन रहा है, B से A भी बन रहा है, दोनों के अलग अलग फायदे। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड से करंट को बनाना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया प्रोसेस, उसमें होता क्या है ये आगे हम देखेंगे। ठीक, तो बढ़िया तरीके से आप समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको एक क्वांटिटी और समझनी पड़ती है, जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। उससे हम ज्यादा क्लैरिटी से समझ पाते हैं कि ये कब B से I बनेगा और आखिर I बनेगा तो कितना बनेगा। तो इसको समझने के लिए अगली क्वांटिटी हम पकड़ेंगे, आगे स्लाइड्स बनी हैं लेकिन मैं यही चर्चा चालू रख रहा हूं, उसको समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही यहां पर आता है मैग्नेटिक। आपको याद होगा, इसीलिए फाई के नीचे वहां पर E लिखा जाता था, जो ये साबित करता था या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि भाई ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और यहां पर हम लोग नॉर्मली फाई के नीचे B लिख देते हैं। आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, अगर समझ पाते हो तो। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रही है। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, F लिखा हुआ है, तो इतना तो आप बेहतरीन ढंग से समझते ही हैं। तो अगर मान लीजिए कोई हमारा ऐसे बना देते हैं, कोई सरफेस है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से एसोसिएटेड कितना है इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जो आपके सामने मैंने बनाने की कोशिश की है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप जानते हैं, और ये इसका लेते हैं एरिया वेक्टर। कई किताबों में एरिया वेक्टर को A से दिखाते हैं, कई किताबों में एरिया वेक्टर को S से दिखाते हैं। तो जैसे भी दिखाना चाहें, मैं ऐसे ही ले रहा हूं। यहां इसका होता है एरिया वेक्टर S, ये आपको पता है।
फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि जब ओपन सरफेस रहती है, जैसे कि लैमिना है, एक चादर है, शीट है, तो शीट में जो एरिया वेक्टर होता है, कहीं भी एरिया वेक्टर लोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। लेकिन ये अगर शीट है तो उसके बाद दो परपेंडिकुलर आ गए ना भाई, एक तो आपका ऐसे हो सकता है, फटाफट समझो, एक तो इधर और एक तो इधर। तो ओपन शीट में जिसके दोनों चीजें खुली हैं वहां पर कोई भी कंसीडर कर सकते हैं आप एरिया वेक्टर, इधर वाला भी इधर वाला भी। लेकिन थ्रू आउट द न्यूमेरिकल, थ्रू आउट द जो भी केस संभाल रहे हैं उसमें फिर बीच में नहीं बदलेंगे कि एक बार ऐसे माना पलट के फिर दूसरे में ऐसे मान लिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक। और अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में माना जाता है। ये कन्वेंशन है, एक मतलब इसको माना जाता है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसका। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक ब्लॉक है, चाहे आप क्यूब लग रहा हो आपको, चाहे क्यूबॉर्ड लग रहा हो, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। इसका इधर होगा, बाहर, अंदर नहीं होगा इसका। इसकी बात भी आप पकड़ पाए होंगे। मैंने ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, जैसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो ये इसका एरिया वेक्टर साहब, इस वाले लैमिना का मैं इधर ही ले लेता हूं एस, या आप किसी एंगल को बना देना चाहिए मुझे, तो अब भाई या तो बी हटाऊं या एस हटाऊं। आप समझ लीजिए ये इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर कहीं है। टेढ़ा बनाना था, कर हटाओ, मैं आपको समझा के रहूंगा मान लीजिए ये शीट है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लो आप, ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर इसका जो एरिया वेक्टर है वो साहब एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो ये बीच में एंगल थीटा आ गया ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको लिखा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को B डॉट ए का मतलब एरिया वेक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन यहां पर हमने B को कांस्टेंट यूनिफॉर्म माना है। अगर B हमारा सेम है, यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला जिसको आप BS cos थीटा भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है, बदला हुआ मिलता है, या ये जो एरिया वेक्टर एरिया है ये प्लेनरी मिले जरूरी थोड़े है। मान लो अगड़म एक पत्थर उठा लिया आपने, पत्थर तो अगड़म बगड़म होता है, तो उसका एरिया वेक्टर ही अलग अलग हो जाएगा। ऐसे में भाई कोई चीज़ आप जैसे ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे कोई बनाया हमने ढांचा अगड़म बगड़म के लिए अब यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर है छोटे टुकड़े का, इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर है, छोटा सा ds, और इस वाले का बनाओगे तो इसका भाई साहब इधर आ जाएगा ds। तो एरिया वेक्टर बदल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है बदल रहा हो सकता है ना बदल रहा हो। तो इस केसेस में जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता या सरफेस एरिया हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब अगड़म बगड़म में एरिया वेक्टर बदल रहा है, तो हर जगह B और ds के बीच का एंगल बदल रहा होता है। मान लीजिए ये B है तो यहाँ कुछ एंगल ऐसे बना है, अब ये मान लीजिए B इसी डायरेक्शन में भी ले लें तो भी ये एंगल देखिए कुछ और है, ये थीटा। तो इस केस में इंटीग्रेशन का हम सहारा लेते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि कहां पर आपको कैसे समझना है, समझते रहें। B डॉट ds, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसको B ds cos थीटा, ये यहां पर कहानी बनती है। इसके लिए जब कहानी सीधी नहीं होती, मैं थोड़ा डेप्थ में बताया है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, है बहुत सरल। तो जहां पर यूनिफॉर्मिटी है बल्ले बल्ले BS cos थीटा, और जहां पर टेढ़ा मेढ़ा मामला है वहां पर एक छोटे से पैच एलिमेंटल एरिया को लेते हैं जिसे ds बोल रहे हैं इंटीग्रेशन करते वक्त, और बाकी मैग्नेटिक फील्ड से ये रिश्ता कायम करते हैं। रिश्ता एक ही सिस्टम से लगा हुआ है लेकिन कहानी थोड़ी अलग है। ये बात आप पकड़ लिए होंगे, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको ध्यान रखिए, और स्केलर होने के बाद भी प्लस माइनस हो सकती है, पॉसिबल लिख देता हूं। जैसे कि वर्क डन आपने पढ़ा था ना, क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वर्क डन प्लस और माइनस दोनों होता है, इसीलिए यहां पे वर्क डन प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अच्छा, प्लस माइनस दोनों वो भी चलिए चर्चा रगे हाथ कर लेते हैं जब प्लस माइनस की बातचीत की है। मान लीजिए ये एक एरिया वेक्टर आपने लिया, एक एरिया लिया, अब यहां पर B का डायरेक्शन भी इधर है और जो सरफेस एरिया है उसका डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो एंगल क्या हुआ बेटा?
0। तो जब आप फ्लक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, बी एस कॉस 0, यानी ये वैल्यू हो जाएगी बी एस। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आई होगी बात। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तीन केसेस बना देना चाहता हूं आपको। ये मान लीजिए एरिया है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया बोलो ना, 90 डिग्री हो गया, कोई संदेह नहीं है इसमें। और इस वजह से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई या फाई बी लिख दीजिए, वो बी एस कॉस 90 आ जाएगा। इसका मतलब फाई बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये भी आप जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, छुट्टी कर देना, नो फ्लक्स। अच्छा, तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और इसका एरिया वेक्टर आप इधर पकड़ के चले हैं, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे उस समय अगर आप फाई बी लगाने जाएंगे तो बी डी एस कॉस 180 डिग्री लेंगे। अगर कॉस 180 होता -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -BS। तो ये मिनिमम वैल्यू होती है भाई, इससे कम क्या होगी, कॉस थीटा -1 से +1 के बीच डोलता है। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू। तो साहब यहां पर आपने देखा फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। 0 भी हो सकता है निगेटिव, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे लगता है मैंने 5 मिनट लगाए, आपको तो 5 सेकंड ही लगेंगे इसको समझने में। इतना मतलब बिल्कुल आसान बात है भाई, दिख रहा है हमको, तो बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं कि आपका अगर फिजिक्स में थोड़ा भी महसूस होती है भारीपन तो वो मैं दूर करना चाहता हूं। बहुत सरल है मामला, एकदम ठंडा है, ठीक, मामला गर्म है लेकिन आप भी गर्म हैं, ऐसी की तैसी संभाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो खैर आप इसको नोट कर पाएंगे, बहुत कुछ मैंने इसको लिखे बता दिया। ऐसे ही कई स्लाइड पड़ी हुई हैं, तो स्लाइड में आगे बढ़ा दूंगा जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखता हूं अगला टॉपिक क्या है, मुझे याद एकदम से नहीं आ रहा है, फिर उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। इसके बाद हम लोग इसकी भी चर्चा कर चुके, सारी चीज आपको बता दी कि क्लोज कर्व्स वगैरह वगैरह। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा जो यहां पे लिखी है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, अगर कोई क्लोज्ड फिगर हमारे पास है तो उससे जाने वाला फ्लक्स हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स घुस रहा होगा उतना ही फ्लक्स निकल रहा होगा, तो प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। और इसका रीजन ये भी है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं, नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ से होते हुए चुंबक में साउथ से नॉर्थ जाती हैं, खत्म नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती। तो ये बात आप कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व्स। इसकी वजह से किसी क्लोज्ड एयर सरफेस अगर है हमारे पास तो उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस रही हैं उतनी निकल रही हैं, तो इससे इसका फाई कितना होगा, नेट फाई विल बी 0 एसोसिएट क्लोज्ड सरफेस। बात समझ गए आप ना, दिमाग लड़ाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ये पॉइंट डिस्कस हो गया, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये भी मैंने बता दिया स्पेसिफिक कंडीशन कि 0 हो, वलाना हो, धमाका हो। और अब इसकी यूनिट्स शायद आती हैं, वो भी आप देख लीजिए कि भाई एक तो एक स्केलर क्वांटिटी मैंने बता दिया था आपको, इसकी एसआई यूनिट वेबर है और इसीलिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को वेबर में भी लिख देते हैं, 1 वेबर अपॉन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखा हुआ है जो आप आसानी से कैलकुलेट करेंगे, इस पे भी टपक जाते हैं कभी कभी सवाल। ठीक, अब एक चर्चा आगे ले जाते हैं, मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल है इसके आगे 1-2, वो भी करेंगे जिससे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके पकड़ मजबूत हो जाए, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फ्लक्स का रोल है आगे इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। खैर चलिए, तो यहां पर लिखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एस। एक एरिया एस से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का है। एरिया लिखा है YZ प्लेन में है, तो देखो ऐसे फोटो बना देते हैं आपके लिए।
आपकी समझ में आए इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, x इधर ले रहा हूं, y इधर, z इधर। हमेशा ध्यान रखिएगा x y z जो कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई जाती हैं, पहली शर्त तो आपको मालूम ही है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक। दूसरी भी एक शर्त होती है कि ये राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करें। मतलब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या था वेक्टर वाला, कि x से y घुमाओ तो अंगूठा z डायरेक्शन में जाए, है ना। तो हमेशा आप ऐसे x, देखिए x से y घुमाया तो z, जब भी मैं बनाता हूं इस बात का ध्यान रखता हूं। बात पकड़ में आ रही है ना। तो इस तरह से x y z बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए अब मेरे मन में आ गया, ये x है, y है, z है, ये भी करेक्ट है, x से y z आ रहा है। लेकिन अगर आप बनाने की कोशिश करें साहब ऐसे कि मैं ये x लेता हूं, मैं ये y लेता हूं, मैं ये z लेता हूं, तो जो ये डायग्राम गलत है। क्यों? x से y में लोगे तो अंदर को जा रहा है अंगूठा, तो ये करेक्ट डायग्राम नहीं है। ये दोनों ही करेक्ट हैं, जो मन चाहे आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। जैसे ऐसी बातों को समझने से क्या फायदा होगा, आपको बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिजिक्स बहुत आसान लगेगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें आप जानते हो उसके बारे में, है कि नहीं। कोई आपका दोस्त हो और उसकी छोटी छोटी पसंद नापसंद आपको पता हो, तो आप उसको खुश करना चाहें तो 2 मिनट में खुश कर देंगे। जैसे मम्मी है, मम्मी को खुश करना चाहते हैं आप, मम्मी की आदत आपको पता है कि ये उनको पसंद है और ये नहीं पसंद है, तो पसंद वाली बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ऐसे ही फिजिक्स में मेरी छोटी छोटी फिजिक्स कहता बातें पसंद है, आपकी समझ में आ रहा तो मैं आपके लिए हलवा हूं, और छोटी छोटी बातें अगर मेरी नहीं पसंद है आपको या नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए बलवा हूं, बवाल हूं। कह रहे नहीं वे, यहां पर आ जाते हैं। मजाक थोड़ा करता रहता हूं मैं, जैसे मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे और आपका भी। अब यहां पर YZ प्लेन में एरिया है, तो कोई भी सरफेस एरिया मान लेते हैं, कोई एरिया भाई ऐसे ले लेते हैं समझाने के लिए। तो इसका जो एरिया वेक्टर क्या होएगा, इसके परपेंडिकुलर x डायरेक्शन में। ये देखिए इसके परपेंडिकुलर, ये फिगर मैंने थोड़ा सा खींच के बना दी है, ऐसे दिखा देते हैं आपको। तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ गया, x एक्सेस, पॉजिटिव x एक्सेस में। तो इसका s वेक्टर लिखोगे तो s मैग्नीट्यूड और i कैप इज द डायरेक्शनल वेक्टर। अब ये वेक्टर में लिखा गए। अब इसको आपको क्या करना होता, कुछ भी तो नहीं करना है, b डॉट s करना है। b ले लो ऊपर से, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा सरल है ये सब। और डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है एस आई कैप से। आप जानते हैं जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई का आई से भिड़ंत होती है, आई जे आई के वाले शून्य हो जाते हैं। तो आई का आई से मल्टीप्लिकेशन, आई डॉट 1 हो गया, ये B1 एस आर पे आ गया। आई है ना, ये हो गई बेल, सब कुछ ठीक लिखा ना, वाई जेड लिखा था, वाई जेड। तो इसकी वैल्यू क्या दिख रही है यहां पर, P1 S। ये आपका आंसर आ गया। एक बार सवाल को फिर से पढ़ना चाहेंगे। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, द एरिया एस इन वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में है एक्स, ठीक है, ये बिल्कुल मामला ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती। बात खत्म, सवाल हो गया। पॉज करके नोट कर लीजिए, और यही सब आता रहता है। अगला देख लेते हैं फटाफट। आइए अगली बात देखने हम लोग चले, तो यहां फिर एक न्यूमेरिकल है लिखा है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड। शुरू में फोटो बना के क्या करिए, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये बना दिया हमने आपके लिए, जैसे आपको शानदार तरीके से समझ में आए। इसका रेडियस दे रखा है, तो साहब 4 सेंटीमीटर का इसका रेडियस भी लिख दिया। लेंथ 400 सेंटीमीटर है, तो लेंथ आप जानते ही हैं, ये लेंथ हो गई इसकी 400 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, इसमें जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू है 3 एम्पियर की। द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, एन भी दे रखा है 100। बढ़िया, जो दिया है लिख रहा हूं। एज्यूमिंग आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्कुलर सरफेस हैविंग सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सरफेस रख रहे हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड इनसाइड, यानी इस वाले जो सर्कुलर सरफेस था उसको कैसे रख दिया है, ये इसकी एक्सिस है सोलेनॉइड की, देखिए, और इसमें इसके परपेंडिकुलर यानी ऐसे हमने सर्कुलर सरफेस रख दी है। देख पा रहे हैं ना, इसको ऐसे बना दूं तो आपको लगेगा। ये पहली सिचुएशन है इनसाइड वाली। तो अब यहां से पूछ रहा है कि इससे फ्लक्स कितना जाएगा, यही पूछा है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग।
तो बड़ी आसानी सी बात हो गई। पहले में जब सिचुएशन है तो इसका एरिया वेक्टर, हमेशा आपको मालूम होगा सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अलोंग द एक्सिस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, और इसका एरिया वेक्टर भी किधर है, इधर ही। तो पहले केस में इनसाइड वाले में इसकी वैल्यू हो गई थीटा बिटवीन बी एंड एस इज 0। इनसाइड में थीटा इज 0, ये बात हम समझ गए। अब सीधे से फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट एस, यहां हो गया बी एस कॉस 0, तो वैल्यू हो गई बी एस। बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट परमेबिलिटी है, और एन की बात करते हैं तो टर्न डेंसिटी होती है, लीनियर टर्न डेंसिटी, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए आप। तो यहां पर हम पकड़ के चलते हैं और यहां वैल्यू लिखी जाए तो एन है 100, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.4 लिखना पड़ेगा हमको। तो मैं 100 को डिवाइड कर देता हूं एन लिखने के लिए, 4 सेंटीमीटर, 4 आ गया, मतलब ये समझिए 400 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर, और ये हो गई टोटल एन। आई था 3 एम्पियर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो यहां पर लिखा हमने म्यू नॉट, और यहां से ये वैल्यू पुट की 25 इंटू 3, ये तो बी रहा। एस की बात करोगे तो पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आ गई, R1 स्क्वायर कह दीजिए, क्योंकि ये इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। म्यू नॉट को आप 4 पाई, इसका कांस्टेंट जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 25 इंटू 3 यानी 75, 1 पाई यहां भी आ जाएगा, और R1 स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर डालिए तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 0.27 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। ये माइक्रो वेबर ले लीजिए, तो 0.27 माइक्रो वेबर, ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा, दूसरी कहानी में क्या बोला है कि एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, यानी यहां रखे हो तो क्या है, येलो कलर व्हाइट लिया था, अच्छा, इस कहानी का मतलब यहां है। तो यहां पर एरिया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आपको मालूम होगा कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की, ये 1/2 म्यू नॉट एन आई होती है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर एक सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड में यहां मिडवे या काफी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, और इसके एंड पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड लिख देता हूं 1/2 म्यू नॉट एन आई, ये मिड लिख देता हूं। फर्क समझ गए ना, आधी हो जाएगी। जब भाई आधी हो जाएगी तो आप समझ पाए होंगे कि जितना फ्लक्स पहले था उसका आधा हो जाएगा। बाकी सब तो सेम ही है ना, एरिया सेम, एंगल सेम, केवल मैग्नेटिक फील्ड बदला है। तो यहां बी की जगह आधा बी डालोगे तो आप लिख सकते हो बी एंड इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई। तो इससे वैल्यू कितनी आ गई, फ्लक्स एट द एंड, इसकी आधा, ये 2 दिख रहा है ना आपको, तो 0.27/2 माइक्रो वेबर, और ये हो गया 0.135 माइक्रो वेबर। ये देखिए आंसर है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए, तभी तो बनाओगे, नहीं भूले जाओगे। तो ये होता है जो मैंने समझाया, कोई भी मैंने छोड़ा नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल आपके यहाँ बिल्कुल शर्तिया आते हैं, ठीक है। तो आप इसको उम्मीद है नोट कर पाए होंगे। चलते हैं एक कदम आगे और आगे की चर्चा को अंजाम देते हैं। तो ये बात भी आप सीख चुके हैं, ये मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। ये सोलेनॉइड की बात है, हेडिंग टाइप डाल दूं जिससे आपको दिक्कत ना महसूस हो। करंट जा रही है भाई, तभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा है। चुपचाप शांति में सोलेनॉइड रखोगे विदाउट कैरिंग करंट, यानी करंट ना जा रही हो तो काहे का मैग्नेटिक फील्ड। खैर, बात आप समझ गए हैं। अब अगली कहानी बढ़ती है फैराडे के लॉ। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है साहब ना, इसमें जो फैराडे का लॉ है, 2 लॉ है इनके, ये दोनों लॉ इसकी जड़ है, रूट है, नींव है, क्या बोल रहे हैं उसको,
समझ गए ना, इसकी नींव है। नींव समझते हैं ना, बेस, फाउंडेशन कह लीजिए। तो फैराडे ने 2 लॉ क्या दिए। पहले लॉ में इन्होंने क्या बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स हम सीख चुके हैं कि अगर किसी क्लोज्ड कॉइल से, या ओपन कॉइल भी हो सकती है, तो किसी भी कॉइल से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है अगर वो बदल रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल में पैदा हो जाएगी। ठीक, अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें एक करंट पैदा हो जाएगी जिसका नाम दोगे इंड्यूस्ड करंट। समझाने के लिए कि मान लीजिए कॉइल, मैंने आपको क्लोज्ड कॉइल ले ली और एक मैग्नेट रखा है, उस मैग्नेट को नॉर्थ साउथ हम पीछे हटाने लगे तो इससे जाने वाली जो लाइनें थी ना वो घट जाएंगी। पहले मान लीजिए 50 लाइन जा रही हैं, ये कॉइल है, ये रखे हुए, अब इसको पीछे ले गए तो इससे जाने वाली टोटल लाइनें तो उतनी ही निकाल रहा है मैग्नेट, इसको क्रॉस कितनी करनी है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अगर और बात करें बिना फार्मूले के, कि इस सरफेस एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इस एरिया से, हथेली से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर ये मेरा चुंबक है मैग्नेट और इसको हम यहां ले जा रहे थे तो इसके अंदर से जा रही थी 50 लाइनें नॉर्मली, सपोज करिए। अब मैंने ऐसे कर दिया तो अब जा रही 25, दूर हो गया तो कम जाएंगी, बाकी इससे बाहर से निकल जाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हुआ, तो बदलाव अगर हुआ तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ इस कॉइल में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से फिर इसमें करंट पैदा हो जाएगी, आई, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अभी हम ये भी सीखेंगे कि इस करंट का डायरेक्शन किधर होता है, वो भी सीखना है। तो पहला लॉ ये बताता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फैराडे का, कि अगर किसी कॉइल में आपका एसोसिएटेड फ्लक्स बदल रहा है तो उसके अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, और क्लोज सर्किट होने की वजह से अगर है तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात जो यहां पर शायद लिखी है कि ये जो यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कॉइल है ना, इसके सामने कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इसका किससे लेना देना है, ये बात इन्होंने सेकंड लॉ में बताई कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई फ्लक्स में बदलाव होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट बनती है, तो आखिर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, तो आखिर इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है, ये भी तो बता दो। फिजिक्स तो अभी कंप्लीट हो गई, तो वो भी उन्होंने सेकंड लॉ में बताया। सेकंड लॉ में ये बात उन्होंने बताई कि ये फॉर्मूला आपको मिलता है सेकंड लॉ से, कि जो इंड्यूस्ड करंट होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसकी वैल्यू होती है चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेट ऑफ चेंज, ध्यान रखिएगा, माइनस साइन क्यों है इसकी भी चर्चा करेंगे। रेट ऑफ चेंज, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगा है उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना ज्यादा या कम बनेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस रेट से घट रही हैं या किस रेट से बढ़ रही हैं, इसका लेना देना है। कितनी जा रही हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 जा रही है या 500 जा रही है। अगर मैं 2 फिगर बताऊं और आपसे बोलने लगूं कि इससे जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 50 हैं और इससे जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन 500 हैं, और आपसे मैं पूछूं कि भैया मुझे बताओ कि किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा बनेगा, तो आप कोई आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो रेट ऑफ चेंज चाहिए कि कितने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें ज्यादा है किसमें कम है। बात पकड़ में आ रही होगी आपको। कितनी लाइनें जा रही हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, किस रेट से बदलाव हो रहा है इससे लेना देना है। और ये जो माइनस साइन होता है वो ये बताता है कि फ्लक्स में जिस प्रकार का चेंज हो रहा होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उसका अपोज करता है। कहने का मतलब है कि अगर कॉइल में फ्लक्स घट रहा है, अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह पैदा होगा, इस घटते फ्लक्स को वो रोक पावे। और फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो इस तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इस तरह पैदा होगी जिससे आपका फ्लक्स बढ़ ना पावे,
घट रहा है तो घटने नहीं देगा, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा। अभी समझेंगे एग्जाम्पल से तो और क्लैरिटी होगी कि किस तरह से डायरेक्शन हम पकड़ लेते हैं। ठीक, ये दोनों लॉ हैं, जो बात आप समझ गए होंगे, ये एकदम तगड़ा लॉ है। इस माइनस वाली साइन को हम लेंज लॉ से भी जोड़ते हैं, क्योंकि लेंज लॉ यही बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो खुद पैदा हो रही है। ये लेंज लॉ है। ठीक है साहब, बात समझ में आई होगी, पहले भी पढ़े होंगे। और अगर लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा आप जान रहे हैं। ठीक है, अब कुछ कंडीशन की आखिर इसमें फ्लक्स में बदलाव कैसे कैसे कर सकते हैं, कुछ 4-5 केसेस जिससे अंदाजा आपको मिल जाए। भाई यहां पर एक आपने लूप लेके बैठे हुए हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगे हैं आप। भाई बदलेंगे कैसे? इसको हिला के भी बदल सकते हैं कि ये नॉर्थ साउथ रखे हुए हैं और इसको आप आगे पीछे कर पे भी इसका मैग्नेटिक फील्ड बदल सकते हैं। कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड जो इससे एसोसिएटेड है वो बदलना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करंट का जिक्र कर रहे हैं। बाजू में एक आपने वायर रख दिया है और इसमें वैरिंग करंट है, बदलती हुई। तो वैरिंग करंट है तो यहां पर जो बी बनेगा इसकी वजह से वो भी वैरिंग होगा। अगर बी वैरिंग है तो बस इसमें जाने वाला फ्लक्स बदलता रहेगा। भाई वैरिंग बी का मतलब क्या है कि पहले 50 लाइन जा रही थी, अब बी बढ़ गया तो 100 जाने लगी, तो फ्लक्स में चेंज हो गया। तीसरी बात करते क्या है, लूप एरिया, इसको बदलते हैं। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, ये आपको पता ही होगा कि जब हम कट्टम का निशान लगाते हैं, कौन सा कलर लें इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए, किसी भी चीज को दिखाने के लिए, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड। ये आपको पता होगा 100%। तो ये नीचे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर आप ये जो लूप है यहां पर इस पूरे रेक्टेंगल को अंदर घुसेड़ने लगी है। तो देखिए क्रॉस हो रहा है ना, जैसे जैसे घुसेगा एरिया इज चेंजिंग। पहले इतना गया है, अगली बार इतना जाएगा, फिर इतना जाएगा, घुसता चला जाएगा, या आप बाहर निकालने लगी है। तो यू आर चेंजिंग एरिया। तो क्योंकि फ्लक्स का एसोसिएशन B डॉट A है, एरिया बदल ले तो फ्लक्स बदल रहा है, बस कोई उसमें खास बात नहीं है। और क्या कर सकते हैं, उस वाले एरिया के लिए उसको रोटेट करा दीजिए। जैसे ये रखा है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड B है अंदर की तरफ, और इस आपने रेक्टेंगुलर लूप को रोटेट करना शुरू कर दिया, घुमाना। तो जब आप ऐसे कोई चीज आप घुमाओगे तो कम ज्यादा एरिया से क्रॉस होने वाली लाइनें बदलेंगी। भाई अब मेरा ऐसे हाथ है तो ऐसे, ये कोई मैग्नेटिक लाइन है, ऐसे घुमा रहे हो, तो जब ये ऐसे आएगा तो एक को नहीं जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे आ रहा है तो मैक्सिमम जा रही है, और बीच में उसके बीच में कहानी चल रही है। तो वो भी कहानी क्या होगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसके कॉम्बिनेशन में कुछ भी घटना घटा सकते हैं, किसी 2 का मिक्सचर, 3 का मिक्सचर, 1 का मिक्सचर, वैसे हो सकता है। ये बताने का तरीका था कि भाई किस किस तरह से थोड़ा सा आप समझ लें कि इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। आइए आगे का एक न्यूमेरिकल है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने पकड़ा न्यूमेरिकल, ए कॉइल विथ एन एवरेज डायमीटर ऑफ दिस 1 मीटर। डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी। तो ये रहा रेडियस, ये आपकी रेडियस हो गई, क्योंकि हमको रेडियस का ही इस्तेमाल पड़ता है। परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला, बी भी दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर है तो साहब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। समझ में आ रही होगी बात। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 11 वोल्ट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 11 वोल्ट है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू इतने, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है B1 वैल्यू रही होगी। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू, पहले कितना था, 600 टेस्ला था, ये B1 लिखो, और ये B2 की वैल्यू कितनी है, 1000 टेस्ला। टाइम लिया है इसने 4 सेकेंड। What is the number of turns in the coil? अब ऐसे पढ़ोगे तो कई बच्चे स्टक अप हो जाते हैं। कोई स्टक अप होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे मालूम है रिश्ता कि E की जो वैल्यू है वो N माइनस साइन ले लेते हैं, चलिए, और ये क्या होता है, d∅/dt। देखिए आपको बेसिक बता रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक स्टेप यहीं बढ़ाते हैं, -n, और फाई को लिख सकते हो BA। कॉस थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि थीटा था यहां पे 0 डिग्री, तो कॉस 0 होता है 1, तो छोड़ दिया है।
ये अब आगे चले तो n लिखा, यहां पर आपको b चेंज करा रहा है, एरिया नहीं चेंज करा रहा है, तो एरिया को आप बाहर ले लीजिए और dB अपॉन dt, आपको मालूम है कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कोई फर्क नहीं जाता, वो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है। यहां पहुंच गए, अब इसमें क्या बचा, अब इसको सीधे लिखिए n, एरिया का मतलब जो सर्कुलर कहानी थी पाई आर स्क्वायर, कॉइल एवरेज डायमीटर, तो कॉइल ले रहे हैं तो सर्कुलर ही मान लेंगे, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर। dB अपॉन dt क्या रहा, b2 माइनस b1 अपॉन डेल्टा टाइम यानी t2 माइनस t1 या डेल्टा t, बस काम खत्म है। माइनस n कितना है, यही तो निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला है आपको 11 वोल्ट, ये रहा पाई आर स्क्वायर का मतलब 0.01 का स्क्वायर। B2 कितना था 1000 टेस्ला माइनस 6000 अपॉन समय कितना लगा था 4 सेकंड, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं यहां माइनस आएगा, इस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग n की वैल्यू आपकी जो निकलेगी वो निकलेगी 28, ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरी वैल्यू यहां आ जाएगा 5000 और उसको आप बाकी चीजों से एडजस्ट कर लीजिए, यू विल गेट n, और बस खत्म सवाल। लॉजिक समझ लीजिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, लेकिन कैसे करते हैं सवाल, कैसे पहचानेंगे, वो बातें आपके सामने हैं। इस तरह से सवाल लगता है, इसको नोट कर लें, फंडा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर, आइए देखते हैं, जहां पर इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे और इंड्यूस्ड चार्जेस की बात करेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ में पढ़ें, V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर, I बराबर V अपॉन आर। तो यहां इंड्यूस्ड करंट की बात करो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E था और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, ये इंड्यूस्ड करंट है। अब इंड्यूस्ड चार्ज भी देखेंगे। अब हमको पता है कि E की वैल्यू हमने अभी देखी थी, होती है माइनस d5 बाई dt, तो 1 अपॉन आर माइनस d5 अपॉन dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बात खत्म हो गई। अगर कॉइल कोई रोटेट करता है तो आप जानते हैं रोटेशन में ईएमएफ बनता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉइल अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो उसमें E बनता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो E अपॉन आर, कहानी यहां सेट हो गई। इसको बोल रहे हैं आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू है NBA ओमेगा अपॉन आर। ये सब आप बिल्कुल जान रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं लगती मुझे। अच्छा, अब इंड्यूस्ड चार्ज की बात कर ली जाए तो चार्ज क्या होता है, आप जानते हैं I इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। तो चार्ज निकालने की बात है, या Q ही लिख दीजिए, तो I इंटू dt। I हमने पीछे निकाला था E अपॉन आर, देखिए ना, और E क्या था 1 अपॉन आर माइनस d5 अपॉन dt इंटू dt। ये dt dt गया कट, तो इसको फॉर्मूला नुमा याद कर लीजिए, जब भी चार्ज निकालना हो तो ये dq की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो इंड्यूस चार्ज होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ d5 बाई dt नहीं आया है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपका जो ईएमएफ है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है d5 बाई dt, लेकिन जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं वो रेट ऑफ चेंज पर नहीं डिपेंड करते, वो चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। कितनी मात्रा में फ्लक्स बदला है, किस रेट से बदला, उसका कोई लेना देना नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज यहां आ जाती है जो आपके सामने है। तो ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, कोई भी देखिए कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंड्यूस्ड चार्जेस, ये देखिए फॉर्मूला, ये अक्सर आपके आप पूछ पाछ लेते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। इसी पे एक न्यूमेरिकल होगा, उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको हटता हूँ, चाहे तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, वरना बड़ी सुधरी और सीधी कहानी है। ये बोल रहा है ए कॉइल कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स ऑफ वायर हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम। ईच टर्न इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ये काम आएगा हमारे एरिया निकालने के। एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, थीटा हो गया 0, to the plane of the coil is turned on if the field changes linearly from 0 to 0.5 Tesla in 0.80 second.
देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग। हमारे पास फॉर्मूला तो वही है साहब, ध्यान से देखना। अगर मैं ई की वैल्यू ले लूं तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी, अभी हम दिखा चुके थे आपको, बी ए रखेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस एन इंटू एरिया, ए लिखो या एस लिखो, मैं एरिया ही लिख दे रहा हूं, और ये बचा डी फाई बाई डी टी। अभी पीछे हमने ऐसे आपके सामने फॉर्मूला रखा था। तो टन्स कितने, वैल्यू रख देते हैं, 200 टन की कहानी है, एन की वैल्यू 200 टन। एरिया कितना है, ये आपका स्क्वायर है 18 सेंटीमीटर का, तो 0.18 का स्क्वायर एसआई सिस्टम में एरिया हो गया। डीबी अपॉन डी, देखिए 0 से 0.5 टेस्ला जा रहा है, तो बाद में है 0.5 टेस्ला और पहले था आपका 0 टेस्ला, अपॉन डेल्टा टी क्या रहा 0.8 सेकेंड। ये वैल्यू यहां बन गई ले देके, और अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये वैल्यू आ जाएगी, ये तो प्लस ही है तो ये माइनस में आ जाएगा 4.05 वोल्ट। माइनस साइन आपका केवल यही बताता है अपोजिशन टू द फ्लक्स, तो इसको आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो 4.05 वोल्ट ये आंसर कर देंगे। अब आप करंट की बात करें तो करंट क्या होती, V अपॉन आर, तो 4.05 वोल्ट, आर था 2 ओम, 2 से डिवाइड कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 एम्पियर के आसपास की करंट आ गई है आपकी। तो देखिए ये कहाँ 3 लाइन का सवाल है। अब आप क्या मान लीजिए इतना लिख के आएगा, तो क्योंकि कॉलम तो 2 बटे होते हैं, या पढ़ते पढ़ते ही आप हड़क जाएं, पता लगा कि अरे इसमें तो ये 8-9 लाइनें लिखी हैं, बड़ा भारी सवाल है। तो ऐसा आ जाए तो उसमें दम नहीं मिलेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए मैं आपको एडवाइस भी करूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी तैयारी माने रखती है, आपकी प्रैक्टिस माने रखती है, दोनों बातें बिल्कुल सच हैं। लेकिन एग्जाम देते वक्त आपका टेम्परामेंट भी माने रखता है बहुत ज़्यादा। उस समय घबरा तो नहीं गए, हाथ पैर में ठंडक तो नहीं हो गई। वो कब होता है, जब आपकी शानदार प्रैक्टिस रहती है और थोड़ा आप अपने पे विश्वास रखते हैं, तो वे जम जाते हैं आप मैच में। और भी पंचायतें हैं जो भी करना ठीक नहीं है पढ़ाते वक्त, लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और सब अच्छा होगा, पढ़ाई करते रहें। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगली चर्चा करते हैं, अगला एक सवाल लेते हैं न्यूमेरिकल, जो काफ़ी अच्छा सवाल है, मुझे काफ़ी पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि बिल्कुल नीट निकालना है। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए मेटल रिंग वेरीज विद द टाइम t अकॉर्डिंग टू दिस वन। ये फ्लक्स का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है टाइम के साथ। A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है। द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज 3 ओम। डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम t0 से लेकर 2 सेकेंड तक। तो देखिए हमें तो इतना पता ही है कि E का मामला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब अगर इस माइनस साइन को हम छोड़ दें, मतलब वो तो यही बताता है कि भाई अपोजिशन टू द फ्लक्स इंड्यूस बनेगा, तो E को पकड़ लें तो मैं इसको लिख सकता हूं डी फाई अपॉन डी टी। अब यहां पर इसको कर दीजिए आप डिफरेंशिएट, 3at क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर, इस तरह से हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब आप जानते हैं 3 तो ले लो बाहर भाई, ये आ गया 3at स्क्वायर माइनस 2bt। इतना मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन बेसिक आता है आपको, 9 नहीं आता तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है बेसिक मैथ्स का, उसका इस्तेमाल करें। और माइनस 6bt, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ रिलेटेड विद द टाइम जोन, कितने टाइम पर कितना ईएमएफ होगा। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमेशा आप जानते हैं कि मैक्सिमम करंट बोल रहा था, हम करंट पहले निकाल लें, इसको यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैं इंड्यूस्ड करंट निकालूं, यहां पर लिख देना चाहिए कहीं, इंड्यूस्ड करंट जो कि I है, और ये देखिए इसका मतलब ये होता है, R कितना दे रखा है, R शायद दिया नहीं है या पता नहीं, कहीं दी रेजिस्टेंस 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे
तो 980 स्क्वायर माइनस 6BT अपॉन 3। तो I की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, 3 से करने के बाद 380 स्क्वायर माइनस 2BT। अब हमें ये I तो इंड्यूस्ड करंट है, लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा आप क्या करते थे, याद होगा, फॉर मैक्सिमम करंट लिख देते हैं। आप इसको di/dt 0 निकालते हैं पहले। तो आपने पहले di/dt किया, यानी d/dt किया, I की वैल्यू रखी 380 स्क्वायर माइनस 2BT, और ये वैल्यू आपकी आ गई 680 माइनस 2B, और इसकी वैल्यू आप रखेंगे 0 के बराबर मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम नवा जो भी निकालते हैं उसके लिए ऐसा करते हैं आप। तो T यहां पर कितना आया, देखिए T इज इक्वल टू 2B अपॉन 6A, यानी B अपॉन 3A। यानी इस टाइम पर T बराबर इतने पर आपको मैक्सिमम करंट मिलने वाली है। तो चलिए मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालने के लिए इसमें ये वैल्यू टाइम डाल देंगे। तो I मैक्सिमम कितनी आ गई, 3A, और T स्क्वायर का मतलब B अपॉन 3A का होल स्क्वायर माइनस 2B, और T का मतलब हो गया B अपॉन 3A। ये मैक्सिमम करंट आपकी आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आता है। तो ये आ जाएगा 9, तो B अपॉन, यहाँ 3 बचेगा और 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2/3 B स्क्वायर अपॉन A, यहाँ भी B स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, देखिए B स्क्वायर अपॉन 3A, माइनस आ रहा है, और माइनस B स्क्वायर अपॉन 3A, और माइनस साइन हम छोड़ देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। करंट के सेंस में माइनस आने का यही मतलब हो सकता है, करंट इसकी जगह ऐसे जा रही हो, और क्या इसका मतलब होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया ऑफ I मैक्स, इसकी वैल्यू हो गई B स्क्वायर अपॉन 3A। अब यहां पर जो A B की वैल्यू दे रखी है, देखिए कांस्टेंट्स की, वो इसके अंदर पुट कर दी जाए। एक अच्छा सवाल है ये। A है 2 और B है 6, तो A है, B है 6 और A है आपका 2, तो 36 अपॉन 6, यानी 6 एम्पियर आपकी ये मैक्सिमम करंट है। ये आंसर है। तो ये सवाल भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, आपको आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, आप औरों से आगे होंगे। बड़ी सरलता से बताया, इस फॉर्मेट को पहचानें और अपने दिमाग में रखें। मैं हटता हूँ, पॉज करके आप इसको ज़रूर नोट कर लें। अब हम लोग अगली बात करेंगे लेंस लॉ की, वो भी काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको बताता चलूँगा कि कैसे उसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर पाए होंगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए, इसको आप आसानी से नोट कर पाए होंगे। चलते हैं लेंस लॉ की तरफ हम लोग अब। तो देखिए पीछे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लेंस लॉ केवल ये बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होती है, हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो पैदा हो रही है, वो उस कॉज का अपोजिशन करती है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। बेसिकली बोला ये जाता है, आप समझें इस बात को, कि अगर ये कॉइल है हमारे पास, ये देखिए कॉइल है, और ये एक मैग्नेट है, जिस मैग्नेट को हम यहां पर आगे ला रहे हैं, जब आगे हम लाते हैं, अभी आपको समझाएंगे, तो अपोजिशन की वजह से लेंस क्या बोलता है कि ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ बन जाएगा, इधर ऐसे बनाते हैं नॉर्थ, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। अपोज करने का मतलब है कि ये पास ला रहे हैं तो पास ना आने दे, अभी हम डिटेल में भी समझाएंगे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगा कि आप मैग्नेट को मूव करने में जो मैकेनिकल एनर्जी खर्चा कर रहे थे, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट में। तो जो आप काम कर रहे थे वो इसमें कन्वर्ट हुआ है, कहीं ऊपर से नहीं आया है। तो दिस इज नोन एज ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो मेहनत या जो वर्क डन आप उसको आगे लाने में कर रहे थे, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ गई है। और अगर ये इसका अपोज ना करे, क्योंकि ये अपोज कर रहा है तभी तो धकेलना पड़ रहा है आपको, नॉर्थ बन रहा है ना, अपोजिशन का मतलब है नॉर्थ अगर पास आएगा
तो ये इसमें फ्लक्स बढ़ रहा होगा, और फ्लक्स ना बढ़े इसके लिए क्या करेगा, नॉर्थ बना देगा, क्योंकि हाथ पैर तो है नहीं जो चाटा लगा दे पास क्यों आ रहे हो। तो ये नॉर्थ बना देगा, रिपल्शन करेगा, जिससे कि इसका फ्लक्स आसानी से ना बढ़े, और इस वजह से आपको नॉर्थ के करीब लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और डिटेल हम नहीं समझा रहे हैं, वरना पता लगा कुछ ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे, तो आप समझ पाए होंगे। इसलिए यहाँ पर हमेशा फ्लक्स का अपोजिशन होता है। इसका एक मनी में आ गया कि समझा ही दें। अगर आप ये सोचें, देखिए कि अगर हम इसको पास ला रहे हैं, करंट तो पैदा हो ही रही है, ये तो हमें एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है। तो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा हो, सपोज कि ये साउथ बन जाए, भाई नॉर्थ बनेगा या साउथ बने, कुछ ऐसा ही तो होगा। तो अगर करंट ऐसी जा रही है तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पास लाएंगे और अगर ये साउथ बनने लगा तो साउथ तो अपने आप अट्रैक्ट करता है, तो ये तो सड़क से खींच लेगा अपनी तरफ। तो बिना वर्क डन किए ही ये करंट, हैवी करंट मिल जाए, ये तो ब्रीच ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई। भाई ये तो आप आगे बढ़ा रहे थे ना, आप वर्क कर ही नहीं, साउथ बना तो अपने आप ही खींचा चला आ रहा है। यू आर नॉट डूइंग द वर्क, और आप काम कर नहीं रहे, और यहां आई पैदा होती जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कहां से आ गई? तो ये ब्रीच ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। इसलिए ये चीजें नहीं होती, ये होती है जहां पर अपोजिशन टू द कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का ये पालन करता है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुरूप हैं। आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। अभी इसको डिटेल वे में हम समझते चलेंगे। खैर आप समझ पाए होंगे। आगे की बात बढ़ाते हैं। यही बात यहां लिखी है कि अगर फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है लेंज लॉ के बेसिस पे, तो क्या होगा कि जो इंड्यूस करंट इस तरह बनेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अलोंग बन जाती है, जैसे घटने से रोके। जैसे आप समझिए, आगे भी हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए यहां नॉर्थ रखे हुए हैं, इस चुंबक को दूर ले जाने लगे, तो जाने वाला जो फ्लक्स है वो घटने लगेगा इसमें से। तो अगर घटने लगेगा तो उस समय ये चाहेगा कि घटोत्तरी ना हो, अपोज करना है ना जो हो रहा है उसका, तो घटोत्तरी ना हो। तो ये इसमें इंड्यूस्ड करंट की इस तरह से डायरेक्शन पैदा होगी कि इसको दूर जाने से रोके। तो दूर जाने से रोकने के लिए यहां बनेगा साउथ, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से इसमें पैदा हो जाएगी। बात समझ में आई होगी आपको। मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज और बता दूं कि कोई भी लूप रहता है, जैसे लूप है, ये मान लीजिए लूप है, तो इस लूप में ऐसे करंट अगर फ्लो कर रही है तो आप मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में कैसे निकालते हैं? राइट हैंड लेते हैं और लूप की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन में अपने पंजे को घुमाते हैं, और जिस डायरेक्शन में अंगूठा होता है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर लूप में ऐसी करंट फ्लो कर रही है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन। देख रहे हैं? तो यहां पर देखिए, ये आप जिस तरह से साउथ बना बाहर जाने से, तो यहां पर आप देखें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगा, जो घटोत्तरी ना होने दे। बात आप समझ पाए होंगे कि अगर ये नॉर्थ दूर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ वाली तो ऐसे बनती है ना भी, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बना रहा है, क्योंकि नॉर्थ उस साइड है साउथ, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कॉइल ने भी जनरेट कर दिया है। बात समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, इसको कई तरह से समझते हैं इस तरह से। अगर ये मान लीजिए कल को जो फ्लक्स लिंक्ड है वो इंक्रीज करने लगे, तो ये क्या करेगा, ऐसा लूप, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिससे उसका विरोध कर सके। इसका कौन सा केस हो गया कि यहां पे नॉर्थ को आप आगे ले जाने लगो, ये देखिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसका अपोजिशन करने के लिए यहां पर बन जाएगा साउथ। पास ला रहे हो तो साउथ कह रहे हैं, नॉर्थ बन जाएगा अपोज करने के लिए, तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज दिखने लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि लूप में करंट अगर दे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल लीजिए। ये देखिए दिख रहा है ना, उसी में आप पाम को मोड़े, अंगूठा जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में बी है। कुल मिला के लेंज लॉ यही बता रहा है कि फ्लक्स में होने वाले चेंज का इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोजिशन करती है। फ्लक्स बढ़ रहा है
तो घटाने की कोशिश करेगी, अगर फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। बढ़ाने का मतलब है कि अगर फ्लक्स घट रहा है तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जिससे कि उसको घटाया जा सके। खैर, आप इसको पूरा अंदाजा ले पाए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस बात को और क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि ये आपके यहाँ पूछा जाता है कई घुमा घुमा के। तो यहां देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर लूप ले लीजिए, उसको इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर ला रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जानते ही हैं, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, आपकी तरफ डायरेक्शन में। अब जब इसको अंदर लाओगे, देखिए अंदर ला रहे हैं, मोशन किधर अंदर, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, कि भैया हमें फ्लक्स नहीं बढ़ाना, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाओ। तो वो कैसे बनेगा, ये है ऊपर, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपने कहा नीचे बनना चाहिए, इंड्यूस्ड इस लूप में। तो बी अंदर के लिए लूप में करंट कैसी है, राइट हैंड निकालो और अंगूठा अंदर, तो ऐसे ही तुम मोड़ोगे तो दिस इज क्लॉकवाइज करंट। तो यहां पर जो आपका कॉइल है उसमें क्लॉकवाइज करंट आपकी बन जाएगी। कभी हम नॉर्थ और साउथ बना के सहारा ले लेंगे लूप में, और कभी इस तरीके से करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आवे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा करंट आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो। बात पकड़ में आ रही है ना, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बाहर की तरफ था, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये अंदर की तरफ बनाना चाहेगा, इसलिए अंगूठा वाला रूल लगा के आपने भी निकाल लिया। अगली चर्चा और करते हैं जिससे और चीजें समझते चले जाएं। यहां पर देखिए ये मोशन है, वो निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ है, ध्यान रखिएगा, अंदर, पहले वाला बाहर था, और ये निकल रहा है बाहर। जब ये बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ये इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगी कि मैग्नेटिक फील्ड इसी दिशा में बन जाए, डिक्रीज ना होने दे। तो कैसे बनेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में, यानी बी इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हमारी किधर होनी चाहिए, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कैसे होगी, वही कि राइट लगाया घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें भी करंट जो है इस तरह से बन जाएगी, जिससे आपको बी इंड्यूस्ड अंदर की तरफ मिले। बस आसान होता है, बस थोड़ा सा रूल लगाना समझ जाइए, थोड़ा लॉजिक भिड़ाना आसान बहुत है, प्रेम पूर्वक निकलता। और दिखाते हैं आपको, जैसे अगले यहां भी देखिए, अब यहां पे करंट बढ़ रहा है घट रहा है, जो उन्होंने लिखा वो पकड़ ले, निशान लगाया ना करंट का, तो मैं उल्टा ना बता दूं इस चक्कर में, पता नहीं कहां लिखा है, ये इंक्रीजेस लिखा है। तो ये इसमें मान लीजिए करंट इंक्रीजिंग है, ये करंट आपकी इंक्रीज कर रही है। अगर ये करंट इंक्रीज कर रही है तो यहां बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे बी, कैसे में पता करते हैं, ये भी रूल आपको पता है। ये रूल पता होने चाहिए कि अगर ये मैग्नेटिक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, किसी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अगेन राइट हैंड लेते हैं, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, पाम को मोड़ते हैं, जिस डायरेक्शन में पाम मुड़ रहा है पंजा, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये देखिए ऐसे रखा आई, और अंदर मोड़ रहे हैं तो बी अंदर जा रहा है, थप्पड़ देखो किधर लग रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये देखिए बनी हुई है, समझाया मैंने। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर आई इंक्रीज कर रही है, तो दिस इज इंक्रीजिंग। भाई आई बढ़ेगा, ये दिखाया इन्होंने, आप जानते भी हैं, करंट बढ़ेगी तो बी बढ़ेगा। तो करंट बढ़ने से बी अगर बढ़ रहा है तो ये कॉइल क्या करेगी, इस बढ़ते हुए भी को जो उसके अंदर से पास हो रहा फ्लक्स, उसको घटाने की चेष्टा करेगी। इससे अपोजिट डायरेक्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इंड्यूस्ड वाला, अपोजिशन तभी होगा। और ये अंदर है तो इसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। बात इसी का उल्टा, अगर घट रहा है हमेशा उल्टा ना कर देना, इंक्रीजिंग है इसलिए उल्टा, अगर ये डिक्रीजिंग होता तो उसी तरफ होता, पकड़े रहना। तो यहां पर आप बाहर कैसे आएगा, कॉइल में ऐसे पंजा घुमाएंगे तो अंगूठा आपकी तरफ तभी आएगा। तो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, खत्म। यही थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, जहां 2 4 5 बार आपने बिना शर्माए पंजे घुमाए अपने तरीक, तो उसके बाद तो आप मजा लेने लगेंगे। शर्माएंगे कि अरे मैं समझ तो गई हूं, या समझ तो क्या कौन हाथ का पंजा चलाए, तो भाई फिर हम क्या बोलें, है ना, फिर मुश्किल हो सकती है कभी कभी। तो पढ़ाई में बेशरम बन जाओ, हाँ
पढ़ाई में, बाकी में नहीं, ठीक है। तो चलो आगे की चर्चा करते हैं, मेरे ख्याल से बात पकड़ में आई होगी। यहाँ पर देखिए इनकी कहानी, यहाँ आई बढ़ रहा घट रहा ये देखना पड़ेगा। अच्छा लूप मूव, आई कांस्टेंट मान लो, यहाँ आई कांस्टेंट है लेकिन लूप का मोशन आपको दिख रहा है दूर जा रहा है। अगर लूप दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इससे घटेगी जितने जितने दूर जाते जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड घटेगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश होगी, यानी इसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इंड्यूस्ड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर की तरफ ही बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा अंदर के लिए, फिर पंजा निकालो और अंगूठा अंदर जाना चाहिए तो मोड़ोगे तो ऐसे, पीछे तो भूतनी लोग मोड़ती हैं, इंसान तो ऐसे ही मोड़ता है, उल्टा मोड़ता है ना पंजे, ऐसा कहानियों में कि पैर के पंजे उल्टे हो गए वगैरह वगैरह नाटक। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये आपको करंट की डायरेक्शन प्यार से दिख गई, कोई समस्या की बात ही नहीं है भाई। आगे चलते कुछ और, ये मजेदार किस्सा है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर मान लीजिए दो लूप हैं, ये एक लूप 1 है, लूप 1 बड़ा है और लूप 2 छोटा है, और देखिए किस तरह से ये पेचीदा हिसाब से फंसे हुए हैं। और बी यहां पर मान लीजिए बदलने लगे, अब घट रहा बढ़ रहा जो भी मान लीजिए, अब ये यहां पर लिखा हो इंक्रीजिंग लिखा है तो ये मान लीजिए ये इंक्रीज कर रहा है, बी इज इंक्रीजिंग। तो ये दोनों लूप में, क्योंकि लूप एक दूसरे से जुड़े हैं तो करंट का डायरेक्शन तो भैया एक ही हो सकता है ना, जिस डायरेक्शन में बहेगी वही डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में तो बहेगी नहीं। तो अब इसके लिए यहां पर कौन किस लूप के हिसाब से हम समझें, तो हमेशा वो लूप पकड़िएगा जिसका एरिया बड़ा हो, क्योंकि फ्लक्स की डिपेंडेंसी उस पर हो जाएगी। हम जानते हैं ना B इंटू ए 90 डिग्री 0 डिग्री है तो जिसका एरिया ज़्यादा है उसका फ्लक्स ज़्यादा है, और डिफाई क्योंकि बाकी चीज़ें वैसी ही हैं तो डिफाई बाई dt भी उसका ज़्यादा हो जाएगा और वो EMF में तब्दील हो जाएगा। तो खैर सिंपल भाषा ध्यान रखें, इतना अगर कनेक्टिंग द डॉट्स ना लगे कि भाई जिसका एरिया ज़्यादा है उसी का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो हम इसमें जो बदलाव हो रहा है इस लूप 1 के हिसाब से देखेंगे और लूप 2 को डोमिनेट कर जाएगा लूप 1। तो अगर B हमारी अंदर की तरफ है, बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, बढ़ते हुए B को घटाने की चेष्टा करेगा। घटाने का मतलब है इसका इंड्यूस्ड B किधर होना चाहिए, आपकी तरफ, आउटवर्ड टू द प्लेन। ये देखिए बना है फोटो, पीला कलर है क्या ये। अब इसके लिए ये कब आती है, जब पंजा से घुमाते हो तो बना दो, ये देखो आई की डायरेक्शन आ गई। अब क्योंकि लूप एक ही है तो साहब ऐसे ही जाएगी आई, दूसरे की सोचने की आवश्यकता नहीं है, बात खत्म हो गई। तो दो लूप अगर ऐसे अड़बंग तरीके से फंसे हुए हों तो उसमें एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो ज़्यादा एरिया वाले का डोमिनेंस रख दीजिएगा, काम हो जाएगा ख़त्म। अब यही चर्चाएं आगे बढ़ती जाती हैं जो बहुत सिंपल रूप से आप समझते जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये आप हमेशा ये नॉर्थ आगे जा रहा है तो उसका आसान तरीका क्या होता है, नॉर्थ आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ने से रोकेगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स बढ़ेगा आगे बढ़ने पर, तो ये बना देगा खट से नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब आप हमेशा जानते हैं, नॉर्थ को किताबों में ऐसे बनाया जाता है, ये कौन सी करंट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। और आपका साउथ बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं सरलता के लिए, क्लॉकवाइज। तो ये आपको जरूर पहचानते होंगे आप। और अगर हम नॉर्थ को दूर लेने आने लगे तो इसमें से फ्लक्स घटेगा, तो ये रोकना चाहेगा तो नॉर्थ को रोकेगा कौन, अट्रैक्शन कौन, लॉलीपॉप दिखाएगा, साउथ, तो साउथ बन गया, उसी हिसाब से करंट भेज दो इसमें, बात खत्म। और बाकी आप समझ ही रहे हैं वेरी सिंपल, बहुत ही, उसको कॉम्प्लेक्सिटी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। अच्छा यहां पर देखिए साउथ का मोशन करा दो, तो साउथ को भी साउथ कराओगे तो भी तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो साउथ बना के रोकेगा, साउथ पास जा रहा है, साउथ दूर जा रहा है, नॉर्थ, खत्म बड़ा आसान है। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि यहां पर ऐसे सवाल आपके पास आते हैं और उसका खट से आप आंसर कर सकते हैं कि अगर दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स हैं, जैसा फोटो में दिख रहा है, आइडेंटिकल हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ करंट है और एक ही सेंस में करंट का डायरेक्शन है, मतलब अगर आप ऐसे दो लूप हैं और आंखें मैंने यहां रख दी, इसमें तो आंखें बनी नहीं है,
तो ये मान लीजिए ऐसे आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये कुछ ऐसी कहानी है। अब कितना 3D बना है आप भगवान जाने, आंखें पहचान में आ रही हैं, आ ही रही होंगी, आई लिख भी देते हैं। आप लोग को तो डायग्राम बड़े सुंदर बनाते होंगे, हम तो भाई साहब कैसे डायग्राम बनते हैं खुद ही नहीं पहचान पाते हैं नहीं, लेकिन लॉजिक हमारा क्लियर रहता है, जो आपका मैं क्लियर करके छोड़ूंगा, ठीक है। हैंड राइटिंग भी मेरी अच्छी नहीं है और डायग्राम भी मुझसे अच्छे नहीं बनते हैं, ये मैं जानता हूँ, और इस पर कोई मेरा अब कुछ हो भी नहीं पाएगा। हाँ, उसके पीछे की कहानी और लॉजिक वो मेरे भेजे में झकाझक चलते हैं, फोटो दिखती रहती है मेरे को। तो वही चीज़ मैं आपको पास कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी तो उम्मीद है हैंड राइटिंग भी सुंदर होगी और डायग्राम भी बड़े अच्छे आप बनाती होंगी। तो आप अगर लॉजिक भी साथ में बढ़ा दें जो मैं आपको देना चाहता हूं तो छा जाएंगी फिर आप कि नहीं। खैर, तो यहां पर बातचीत करते हैं कि जब भी दो आइडेंटिकल लूप्स हैं, सेम आइडेंटिकल लूप, सेम सेंस में करंट, और वो पास आते हैं, तो पास आने की वजह से दोनों में करंट घटती है। ये देखिए हाईलाइट किया, पास आते हैं तो घटती है। क्यों घटती है? देखिए, जब मान लीजिए ये लूप है, ये दोनों पास आएंगे, इस लूप की बात करें तो इसमें इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा होगा। बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने के लिए क्या करेगा, इसका इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो इसमें जो एग्जिस्टिंग करंट है उसका अपोजिशन हो जाएगा, यही काम इसमें हो जाएगा। तो जो आई थी असल में पहले, जैसे जैसे पास लाएंगे उसमें रुकावट आएगी, उसका पोजीशन होगा, इस वजह से ये दोनों के दोनों घट जाएंगे। तो करंट इन ईच कॉइल विल डिक्रीज, दोनों में जो करंट होगी घट जाएगी। और अगर इसको दूर ले जा रहे हैं तो इसका उल्टा होगा, करंट विल इंक्रीज। तो इसको पकड़ के रखिए, कभी ऐसा सवाल आ जाए तो झट से निपटा दिया जाएगा अच्छा, अगला एक सवाल आपसे पूछते हैं जो आप निश्चित तौर पे कह देंगे। पूरा लिखा है कि अगर लूप है और इसको आप नीचे ड्रॉप कर दिए हैं, इसका एक्सेलेरेशन a है, तो जब ये लूप से पार होगा, मतलब इसके अंदर से ऐसे जाएगा, तो उस समय ये एक्सेलेरेशन स्मॉल g से बड़ा होगा कि छोटा होगा। आप जानते हैं कि जब ये इस लूप के पास पहुंचेगा तो नॉर्थ पास आ रहा है, इसलिए ये नॉर्थ बना देगा, यहाँ इसको रोकेगा। भाई फ्लक्स बढ़ रहा है तो नॉर्थ बनाएगा और ये जबरदस्ती जाएगा अंदर, लेकिन रुकावट तो होगी ना, कोई रोक तो रहा है, कोई दरवाजा बंद कर रहा है, आप धक्का देके खोल रहे हैं, तो जबरदस्ती खोलेंगे तो आपको थोड़ा दम तो लगाना पड़ेगा ना। फिर जब ये नीचे से निकलेंगे भाई साहब, तो ये इसको छोड़ के जा रहे हैं, तो छोड़ के जाने में ये साउथ छोड़ रहा है तो फिर से नीचे नॉर्थ बना देगा, खट से कि ना जाओ, वो भी रोकेगा कि ना जाओ। तो दोनों ही अवस्था में जो एक्सेलेरेशन है वो g से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो सिंपली g से ये गिर जाता। अब वो गिरते वक्त भी रोक है और उसके पार करते वक्त भी रोक है, तो एक्सेलेरेशन विल बी लेसर देन g, ये लेस देन g। आप इस बात को पकड़ पाए लॉजिक के तहत, बहुत सिंपल सी बात है और मुझे नहीं लगता हट के कुछ चीज़ समझाने की ज़रूरत है। ये बात ये आते हैं सवाल तो इसको बड़े सुंदर तरीके से कर दीजिएगा, उसमें क्या है। अच्छा, अब ये कुछ पूछ रहे हैं कि भाई ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर सोलेनॉइड, विल द सोलेनॉइड अट्रैक्ट और रिपल्ड मैग्नेट। अब आप समझ गए, ये नॉर्थ आ रहा है, इसके पास फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ इस लूप में नॉर्थ बन जाएगा, तो ये रिपल करेगा इस समय। जब आप पास लाएंगे तो रिपल्शन, और जब दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन, अपोजिशन, लेंज लॉ, बात खत्म। कितना सरल सवाल है, मिनटों में कर सकते हैं आप। अच्छा, एक सवाल और, बड़ी फोटो आपने देखी होगी, आई इज डिक्रीजिंग। अब इस लूप में करंट की डायरेक्शन बताओ, ये जमाने से खेलते आ रहे हैं आप इससे। अब आपको मैं दिखाता हूं आप कैसे सही करोगे, बहुत ही आसानी से। इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो राइट हैंड निकाला, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में किया ये, और देखिए अंदर बंद हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इस वायर की वजह से अंदर की डायरेक्शन में। देख पाए होगे, लग रहा है बिल्कुल पक्की तौर पे, ठीक। ऊपर से ये डिक्रीजिंग है, देखिए क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि आई डिक्रीजिंग है। अगर ये घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होगी वो इसको सपोर्ट करेगी, ना घटो तो ना घटो तो भैया तुम भी इसी डायरेक्शन में बनो, तभी तो हाथ मिलाओगे। अब ये इसमें लूप में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अंगूठा कट्टम की दिशा में ऐसे और पंजा इंसानों की तरह मोड़ा तो करंट की डायरेक्शन देखिए आ गई,
इसमें क्या रखा है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो ये आपको यहाँ पर करंट की ये क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज करंट, उल्टी भूल गए, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट डिक्रीज, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ी ना हो रही हो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना अंदर की तरफ जो कि घट रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट कैसी बनेगी, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे दे रोकने के लिए। तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे देगी, जब आप ये बाहर की तरफ है, सॉरी ये कट्टम लगाया है तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैंने उल्टा बना दिया है बेटा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगी। क्योंकि जब आप ये इसका मतलब क्या है, इनसाइड प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर, तो ये अंदर आएगी तो ये ऐसे मोड़ना पड़ेगा, देख पा रहे हैं ना आप। तो ऐसा करंट का डायरेक्शन आ गया, दैट इज क्लॉकवाइज। ये आप लिख लीजिए क्लॉकवाइज, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये तो मैंने सवाल भी करा दिए, कॉन्सेप्ट भी बड़े प्यार से आपको बताया है। अब 3 क्वेश्चन चैलेंज का वक्त है आपके लिए। मतलब आज के ही टॉपिक पर 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आप पोस्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल ना निकले, बड़े आसान हैं, तो आज ही मैंने पढ़ाया, इस पे टाइम भी लगा मिलेगा, आप उस पर 1-2 मिनट लगा कर उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर सवाल करिएगा, तभी आपका फायदा होगा। तो ये देखिए, पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। फॉर आंसर्स ज्वाइंस अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये पहला चैलेंज है, 3 चैलेंज क्वेश्चंस, जो 5 सेकंड का वक्त दूंगा, पॉज करके बताइए। ये रहे आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं, पॉज कर लें और इसको करने का प्रयास करें कि क्या आंसर निकलता है। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाएंगे, इसके आंसर को आप पोस्ट करें। सेकंड चैलेंज की बात करते हैं हम लोग। ये रहा सेकंड नंबर का चैलेंज। हटता हूं और 5 सेकंड आप फिर ले लीजिए और इसको पॉज करके बताने की कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से आप जरूर कर पा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कहीं फंसे तो रिवाइज कर लीजिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, मैं हट जाता हूं, इसको जरूर करें जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से आप कोशिश किए होंगे और आपका सवाल भी निकला होगा शानदार तरीके से। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, नीट की जर्नी आसान बनाने में मदद कर रहा हो, तो अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर टॉप क्वालिटी फिजिक्स में। और नीट फिजिक्स में आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा, सारा सिलेबस कवर मिलेगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। और आप बिल्कुल, अगर आप फॉलो करते हैं, 150-60 तो बड़े प्रेम पूर्वक आपके आएंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि फुल क्यों ना आए 180 में 180। बस थोड़ा सा आप लगे रहें और फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।